वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी में एक बार से मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस लेती हूँ, तो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था भारत का अपवहन तंत्र। क्या चल रहा था टॉपिक? भारत का अपवहन तंत्र। अब मैंने इसको अपवहन तंत्र को भी आपको 2 पार्टों में डिवाइड करके बताया था कि फर्स्ट पार्ट था हमारा हिमालय की नदियाँ। कौन सा था? हिमालय की नदियाँ। एंड सेकंड था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो आपका टॉपिक चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें मैंने कुछ नदियों को आपको पढ़ा दिया है। जैसे गोदावरी नदी पढ़ा दी है मैंने, आपकी कृष्णा नदी पढ़ा दी है, और ये मैंने कई सारी नर्मदा नदी वगैरह पढ़ा दी है आपको। तो आगे अब हम चलते हैं अपनी नई नदी की तरफ। आपकी है ये न्यू टॉपिक है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। महानदी का उद्गम, आपको पता है उद्गम क्या होता है? जहाँ से नदी का स्रोत होता है, जहाँ से नदी स्टार्ट होती है तो उसे उद्गम स्थान कहा जाता है। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? तो महानदी का उद्गम हो रहा है छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास धमतरी जिले से। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास धमतरी जिले के सिहावा पहाड़ियों से हो रहा है। कौन सी पहाड़ियों से हो रहा है? तो ये सिहावा पहाड़ियों से हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। महानदी, जैसे कि आपको पता चल रहा है कि महानदी एक बड़ी नदी है, महान नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? ये महान नदी। जो कहाँ कहाँ पे प्रभावित हो रही है? तो ये 2 जिलों 2 राज्यों से होके बह रही है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से। कौन से राज्य से होके बह रही है? तो ये छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से होके बह रही है। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। संस्कृत शब्द से मिलके बना है। महानदी जो है एक संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? तो यह संस्कृत का शब्द है, जिसको हमने तोड़ा है किसमें? महा में और नदी में। तो महा का मतलब होता है महान और नदी का मतलब नदी ही होता है। राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होके ये बह रही है। कौन कौन से राज्य से होके बह रही है? तो ये छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम स्थान है, और उड़ीसा में आके ये फिर बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, तो और ये इधर झारखंड से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से होकर ये बह रही है। हीराकुंड बांध, कौन सा बांध है इस पे? हीराकुंड बांध, जो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित है। मानव निर्मित का मतलब है कि मैन मेड झील है। ठीक है, हीराकुंड बांध एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध है ये। कौन सा? हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। कई धाराओं के माध्यम से फॉल्स पॉइंट के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कई धाराओं के माध्यम से ये फॉल्स पॉइंट के साथ कहां पे गिर जाती है? ये फिर बंगाल की खाड़ी में आके ये मिल जाती है। महानदी का ऊपरी भाग, जो ऊपरी मार्ग है, ऊपरी मार्ग तस्तरी के आकार का है। किसके आकार का है? तस्तरी, जो एक प्लेट के आकार का बेसिन है, जिसे छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ये छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है। प्रमुख परियोजनाएं, परियोजनाएं कौन कौन सी है महानदी पे? प्रमुख परियोजनाएं अब आप यहाँ पे देखिए। महानदी मुख्य नहर है। कौन सी है? महानदी मुख्य नहर है। किस पे? महानदी पे। छत्तीसगढ़ में तुंदला जलाशय है। कौन सा है? तुंदला जलाशय है छत्तीसगढ़ में। हीराकुंड बांध है, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। महानदी डेल्टा परियोजना बनाती है। ठीक है, महानदी डेल्टा परियोजना है। हंसदेव बागो बांध, कौन सा? ये हंसदेव बागो बांध। और महानदी जलाशय परियोजना कौन? अब ये देखिए, ये प्रमुख परियोजना है। किस पे? महानदी पे प्रमुख परियोजना है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दे रही हूँ। महानदी मुख्य नहर है, छत्तीसगढ़ में तुंदला जलाशय है, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, महानदी डेल्टा परियोजना है, हंसदेव बागो बांध है, और महानदी जलाशय परियोजना है। अब देखिए हीराकुंड बांध के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लीजिए। हीराकुंड बांध, जैसे आपने अभी ऊपर पढ़ा था, हीराकुंड जो बांध है वो मैन मेड लेक है। कैसी है ये? मानव निर्मित झील है। कैसी झील है ये? मानव निर्मित झील है। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। कौन सा है? हीराकुंड बांध।
अब हीराकुंड बांध के स्थान कहाँ पे? सबलपुर उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये? सबलपुर उड़ीसा में है। गंगरेल बांध कहाँ पर है? इसका क्या नाम है? रविशंकर सागर बांध है। क्या है? रविशंकर सागर बांध है। RS सागर बांध जिसे बोल दिया जाता है। स्थान ये कहाँ है? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में। अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पर है? धमतरी जिला। कहाँ पर है ये धमतरी जिला? जहाँ से ये महानदी का उद्गम हो रहा है। कहाँ से? जहाँ से महानदी का उद्गम हो रहा है वो जगह है धमतरी जिला। कौन सा है? धमतरी जिला। और कौन सी पहाड़ियों से हो रहा है? तो ये पहाड़ियां हैं सिहावा पहाड़ी। धमतरी जिला जो छत्तीसगढ़ में है, जो सिहावा पहाड़ी से महानदी का उद्गम हो रहा है। दुधवा बांध स्थान कहाँ है? धमतरी और छत्तीसगढ़ में ही है। अब देखिए मैं दोबारा आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रही हूं इसका, महानदी का। इधर आप देखिए महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम हो रहा है। कहां पे? छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम हो रहा है। और ये फ्लो कहां पे हो रही है? तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है जाके। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है और कौन सी नदी आपकी अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे महानदी है ये भी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और कौन सी नदी एस्टरी का निर्माण करती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। इस पे महानदी पे कौन सा बांध बना है? तो ये है आपका हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है महानदी पे। और ये मानव निर्मित सबसे बड़ा बांध है, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखें इसमें उद्योग कौन कौन से शहर हैं, प्रमुख शहरी केंद्र। अब देखें जो प्रमुख शहरी केंद्र होंगे वहीं तो उद्योग होगा। तो आप देखिए कौन कौन से? रायपुर, दुर्ग और कटक। कौन कौन से शहरी केंद्र? रायपुर, दुर्ग और कटक। समृद्ध खनिज संसाधनों और पर्याप्त बिजली संसाधन है यहाँ पे। कहाँ पे? रायपुर में, दुर्ग में और कटक में। अब ये देखिए आपको कोई भी उद्योग को चलाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? तो उद्योग को चलाने के लिए हमें कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। अब रॉ मटेरियल की जरूरत है और आपके एक बिजली संसाधन हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपको पर्याप्त रॉ मटेरियल जहाँ पे आपको सुविधाजनक से मिल जाएगा तो वहाँ पे उद्योग बहुत अच्छे तरीके से फलेगा। तो इसी तरीके से आपका छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ जो है खनिज संसाधनों से भरपूर है। कैसे? खनिज संसाधनों से भरपूर है। ठीक है, इसे रोड प्रदेश भी कहा जाता है। पर्याप्त बिजली संसाधन है। क्या है? पर्याप्त बिजली संसाधन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डैम बने हुए हैं। तो डैम बने हुए हैं तो वहाँ पे आपको पता ही है कि विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है डैम के माध्यम से। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? लोहा है, इस्पात है, संयंत्र है। ठीक है, कहाँ पर है ये? भिलाई में है संयंत्र। एल्युमिनियम का कारखाने हैं। किसके कारखाने हैं? तो एल्युमिनियम के कारखाने। हीराकुंड और कोरबा पोर मिल है। कटक और सीमेंट कारखाना है। कटक में क्या है? तो कटक में है आपका सीमेंट का कारखाना है। कृषि उद्योग चीनी और कपड़ा मिले हैं। कौन कौन से कृषि उद्योग में कौन कौन से हैं? तो चीनी और कपड़ा मिले हैं। कोयला, लोहा और मैग्नीज का खनन भी प्रमुख क्षेत्र है। किस किस का खनन होता है छत्तीसगढ़ में? तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कोयले का हो रहा है, लोहे का हो रहा है और मैग्नीशियम की खनन है। ठीक है, खाने हैं तो वहां पे खनन किया जाता है। आपको अब ये देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? रायपुर, दुर्ग और कटक। जो कटक है ये सीमेंट के लिए है। ठीक है, और रायपुर ये बिजली उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये बिजली उत्पादन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी कावेरी नदी। कौन सी है? ये कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? तो कावेरी नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कर्नाटका से हो रहा है। कहां से हो रहा है? कर्नाटका से हो रहा है। ठीक है,
अब आगे हम पढ़ते हैं कावेरी नदी के बारे में। दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में ही बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ये तो दक्षिण भारत की गंगा हो गई, एक है बूढ़ी गंगा जिसे व्रत गंगा भी कहा जाता है। तो वो कौन सी नदी है? तो आपको पता होना चाहिए कि वो गोदावरी नदी है, जिसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति, अब देखिए कि उत्पत्ति कहां से हो रही है। कावेरी नदी की उत्पत्ति, कावेरी नदी की जो उत्पत्ति है, ताल कावेरी ब्रह्मगिरी श्रेणी कूर्ग कर्नाटका से होती है। कहां से होती है? कर्नाटका से होती है। राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल है। ये कौन कौन से राज्य हैं जिससे ये कावेरी नदी होके बहती है? तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो तमिलनाडु से होके बहती है, कर्नाटका से होके बहती है, केरल से होके बहती है और पुडुचेरी से होके बहती है। ये 4 राज्यों से होके कावेरी नदी बहती है। आपके साउथ में एक विस्तृत डेल्टा जो दक्षिण भारत का उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के उद्यान के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है, बनाने के बाद बड़ी संख्या में विस्तृत में टूट जाती है। ठीक है ना, ये एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? देखिए, ज्यादातर जो नदियां हैं वो सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब जब ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है। और फिर डेल्टा बनाने के बाद में बड़ी संख्या में वितरित हो जाती है। वितरित का मतलब है कि अलग अलग भागों में, अलग अलग शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है। अब देखिए, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या है? यहाँ पे आ रही है, और ये अलग अलग शाखाओं में क्या हो गई? अलग अलग शाखाओं में ये वितरित हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये कहाँ पे विलय हो जाते हैं? तो उसके बाद में ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। आपको ये याद रखना है, मैं बार बार कह रही हूं कि क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ जाते हैं कि कौन सी नदी क्या बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है और कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी मिलती है वो आपको अलग नोट करने हैं और अरब सागर की नदियों को अलग नोट करना है। अरब सागर में जो नदियां हैं वो 10% नदियां मिलती हैं, मोस्टली नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में आके मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका ताप्ती नदी। नेक्स्ट है ताप्ती। ताप्ती नदी, अब देखिए, इसे ताप्ती नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है, ताप्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है, सुरसुता या पयोसनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके नाम है, किसके? ताप्ती नदी के ये अन्य नाम है। कौन कौन से नाम है? सूर्य की पुत्री है, तापी है, सुरसुता है, सॉरी, पयोसनी है। ये ताप्ती नदी के नाम है। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम में बहने वाली, देखिए, एक तो आपकी नर्मदा नदी बहती है पश्चिम की ओर और दूसरी आपकी ताप्ती नदी बहती है पश्चिम की ओर, जिन्हें कह देते हैं कि ये उन नदियां जो हैं उल्टी बह रही हैं। ये आपको याद करना है। ठीक है, मोस्टली नदियां किधर की साइड में, किस डायरेक्शन में बहती हैं? तो मोस्टली नदियां ये आपकी बहती है ईस्ट साइड में। किस साइड में बहती है? तो ईस्ट साइड में, और ये है वेस्ट में। तो एक तो नर्मदा हो गई, नर्मदा जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। किस में आके गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है नर्मदा नदी, जो आपकी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ फ्लो अप करती है। एंड सेकंड है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी है? ताप्ती नदी, जो आपकी ये कहां पे गिरती है? तो ये भी आपके खंबात की खाड़ी में आके विलय हो जाती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। ये भी ईस्ट टू वेस्ट वाली ही नदी है, जिनका फ्लो इधर है। तो ये भी नदी जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती हैं। ये दो नदियां हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये नदियां उल्टी बहती हैं। इसे जुड़वा
यह नर्मदा की दादी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए, नर्मदा की दादी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो नर्मदा की दादी के नाम से आपकी ताप्ती नदी को जाना जाता है। उद्गम स्थल कहाँ है? मुल्ताई, बैतूल जिला। कहाँ पे है? मुल्ताई, बैतूल जिला। आरक्षित वन मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। देखिए, नर्मदा नदी का भी मध्य प्रदेश से उद्गम हो रहा है और आपका ताप्ती नदी का भी मध्य प्रदेश से ही उद्गम हो रहा है। खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिर जाती है? तो ये खंबात की खाड़ी। कहाँ पर है खंबात की खाड़ी? ये रहा खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी से जाकर ये कहाँ पे गिर जाती है? तो ये आपका अरब सागर में जाके मिल जाती है। राज्य, कौन कौन से राज्य से होके ताप्ती नदी बहती है? तो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम हो रहा है। कहाँ पे उद्गम हो रहा है? तो ये एमपी में। कहाँ पे है? एमपी में इसका उद्गम हो रहा है। किसका? ताप्ती नदी का। फिर ताप्ती नदी महाराष्ट्र होते हुए फिर गुजरात तक, कहां तक? गुजरात तक पहुंचती है। गुजरात के बाद में ये खंबात की खाड़ी के बाद ये अरब सागर में मिल जाती है। महत्वपूर्ण परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? अब ये देखिए, महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं इस पे। हथनूर बांध जो महाराष्ट्र में है। कहां पे? हथनूर बांध कहां पर है? तो हथनूर बांध जो है ये महाराष्ट्र में है। काकरा पहाड़ गुजरात में है। गिरनार बांध कहां पे है? गिरनार महाराष्ट्र में है। दहेगमा वियर कहां पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। अब ये देखिए, आपकी महानदी होगी और आपकी होगी एक कौन सी? कावेरी नदी होगी और एक होगी आपकी ताप्ती नदी। ये तीनों नदियां आपकी हो गई हैं। अब ये देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो नया टॉपिक है हमारा हिमालय और भारत की प्रायद्वीपीय नदी के बीच में तुलना। हमें किस किस के बीच में तुलना करनी है? तो हमें हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बीच में तुलना करनी है। अब विशेषताएं देखिए क्या है? ये विशेषताएं हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। दोनों में डिफरेंस देखिए। उत्पत्ति का स्थान, किसका? उत्पत्ति का स्थान। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो हिमालय की जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से, ग्लेशियर से आच्छादित हैं। कहां से? जी, ये जो जितनी भी हिमालय नदियां हैं वो हिमालय पर्वत की जो ग्लेशियर है उनसे पिघल के जो बर्फ पिघलती है तो वहां उससे इनका उद्गम होता है। किसका? हिमालय नदियों का उद्गम होता है। ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रीकैम्ब्रियन प्रायद्वीपीय पठार और उसके केंद्रीय उच्च भूमि से इसका निर्माण हो रहा है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में है। अब जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे भी तो पहाड़ियां हैं। किसकी? इसकी पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके की जो श्रेणियां हैं इनों से क्या होता है? ये उच्च भूमि हो गई। उच्च भूमि से फिर ये नीचे की तरफ के लिए पानी फ्लो अप होगा। तो इनसे क्या है? तो नदियों का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? तो इनसे नदियों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। प्रवाह की प्रकृति। अब प्रवाह का मतलब होता है प्रवाह की प्रकृति। प्रवाह का मतलब होता है कि ये किस डायरेक्शन में, किस तरीके से बह रही है, प्रवाह हो रही है, बह रही है। तो हिमालय की जो नदियां हैं ये कैसी है? 12मासी नदियां हैं। इन नदियों में 12 मास ही पानी रहता है, मतलब कि पूरी साल पानी रहता है। हिम नदों और वर्षा से पानी प्राप्त करती है। किस किस से पानी प्राप्त करती है? हिमालय की नदियां किस किस से पानी प्राप्त करती है? तो हिमनद का मतलब होता है जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं। किससे? बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं उन्हें हिमनद कहा जाता है। जब ये पिघलते हैं तो और ये वर्षा का जो पानी होता है, जब पहाड़ों पे वर्षा पड़ती है तो वो पानी कहाँ? नदियों के द्वारा ही इनमें आके बहता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो प्राय क्या होती हैं? वो मौसमी होती है। क्या होती है? मौसमी। जब मानसून आते हैं, जब वर्षा होती है तो उस दौरान इन नदियों में अधिक पानी रहता है, वरना कम पानी रहता है। मानसूनी वर्षा पर निर्भर करते हैं। किस पे निर्भर करते हैं? तो ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती हैं ये नदियां। जल निकासी प्रणाली। अब ये देखिए, इनकी जल निकासी प्रणाली कैसी है? पूर्ववर्ती हिमालय से भी पुराना। पूर्ववर्ती नदियां जो है वो हिमालय से भी जो पुरानी है वो कौन सी है? एक तो आपकी सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है।
कौन सी है? हिमालय से भी पुरानी कौन सी नदी है? देखिए मैंने आपको हिमालय नदियों में 3 तंत्र पढ़ाए थे कि सिंधु नदी तंत्र पढ़ाया था, गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया था। तो हिमालय से भी पुराना कौन सा नदी तंत्र है? तो हिमालय से भी पुराना आपका सिंधु नदी तंत्र है और आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। और गंगा जो है वो नवीनतम है, ठीक है, गंगा कैसा है? नवीनतम है। तो सिंधु नदी तंत्र हो गया और ये हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां कायाकल्प के परिणाम स्वरूप जाल है। किसके? कायाकल्प के परिणाम स्वरूप एक जाल है जो रेडिएटल अर्धव्यास के समान और आयताकार प्रणाली में विभाजित है। किसमें? आयताकार प्रणाली में विभाजित है। मतलब कि इनका जो फ्लो है, जो इनकी बहने की प्रणाली है, वो ज्यादा विस्तृत नहीं है। नदी की प्रकृति, अब नदी की प्रकृति कैसी है? तो हिमालय नदी की जो प्रकृति है वो लंबे मार्ग है, ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ों से बहते हुए हैं, सिर की ओर कटाव और नदी पर कब्जा करने का अनुभव है, ठीक है। मैदानी इलाकों में भी बहती है ये, भटकना और रास्ता बदलना है। अब ये देखिए, जैसे जो हिमालय की जो नदियां हैं उनमें जब पानी का वेग ज्यादा होगा तो क्या होगा? उनका जब पानी का वेग ज्यादा होगा तो वो अधिक प्रवाह से बहेंगी, तो वो लंबा मार्ग अपनाएंगी। क्या? लंबा मार्ग अपनाएंगी। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों को काटते हुए तो बह रही है। ये किससे बह रही है? पहाड़ों को काटते हुए बह रही हैं, ठीक है। जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो ये क्या होती है? मैदानी क्षेत्र में आके जिधर की साइड में ढलान होगा ये उधर की साइड में ही बहना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और ज्यादा तक रास्ता बदलती हैं। क्या करती हैं? ज्यादा तक ये रास्ता बदलती हुई रहती है। कि कौन सी नदियां हैं जो ज्यादा तक रास्ते बदलती है? तो वो आपको पता होना चाहिए कि हिमालयी जो नदियां हैं वो ज्यादा तक रास्ते बदलती हैं। और देखिए, अब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से समायोजित हैं। क्या है? अच्छी तरह से समायोजित है। ये रास्ता नहीं बदलती है, जो इनकी एक डायरेक्शन बन गई है ये उसी डायरेक्शन में ही बहती रहती हैं। क्या है? ये उसी डायरेक्शन में ही बहती रहती हैं। घाटियों के साथ छोटा निश्चित है। घाटियों के साथ क्या है? घाटियों के साथ छोटा निश्चित है। घाटियों के साथ ही बहती रहती है, घाटियों में ही। जलग्रहण क्षेत्र कैसा है? तो हिमालय की जो नदियां हैं इनका जलग्रहण है बड़ा और इनका जलग्रहण कैसा है? इनका जलग्रहण है छोटा। देखिए, हिमालय की नदियों में पानी अधिक रहता है और प्रायद्वीपीय नदियों में पानी कम रहता है। नदी की आयु युवा, सक्रिय और गहरी घाटियों में है। कैसी है? युवा है। नदी की जो आयु है वो कैसी है? युवा है। और आपकी प्रायद्वीपीय नदियों की जो आयु है वो बहुत पुरानी है। आपको पता है कि आपका जो प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण है वो भारत के नॉर्थ एरिया से पहले ही हो चुका है। भारत की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी है? देखिए, सॉरी, ये हम आपका न्यू क्लास में करेंगे, भारत की महत्वपूर्ण झीलें। अभी आपको मैंने इतना ही कराया है, ठीक है। अब आपकी प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो आपके खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब आपको ये अपने आप से रिवाइज करने हैं, अच्छे से नोट बना लेने हैं और मोस्टली ये जरूर नोट कर लेना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है और कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये सब आपको इम्पोर्टेंट ये याद करने हैं। और इनकी सहायक नदियां भी आपको पढ़नी है। सहायक नदियां भी पढ़नी है। मुख्य नदी पढ़ाई है, फिर मुख्य नदी के बाद में उनकी सहायक नदियां हैं, फिर उसके बाद में इन पे कौन कौन सी परियोजना है, ये सब आपको इन नदियों पे पढ़ना है, क्योंकि ये इस भारत के अध्ययन तंत्र से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए थैंक यू।